हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मौर्यकालीन कला को हम कल पढ़ा रहे थे। तो क्या ईंटों से निर्मित ये आपके क्या है, यहाँ पे आगे हमने पढ़ाया है उसे मिला के आपको तीसरा जो मौर्यकालीन कला थी वो आपका क्या था। एक आपके राजप्रसाद था, ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप है। चौथा आपके अशोक का शिलालेख। ये सब आपके यहाँ के कला के अंतर्गत आते हैं। तो पाटलिपुत्र और मौर्य राजप्रसाद क्या हमने आपसे बताया था, एक राजप्रसाद के अंतर्गत आती, बाकी यहाँ अक्षरियों की मूर्तियाँ आती थी, बताई थी नहीं अगली क्लास में। तो यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में भव्य राजप्रसाद तथा उसमें विशाल सभा भवन का निर्माण कराया। इस राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए राजपूत क्या उन्होंने किया था, मेगास्थनीज किसके समय आया था, चंद्रगुप्त ने कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है कि एक इनके मौर्यकालीन के लोगों की जो यहाँ पे जो राज्य के बारे में, मौर्यकालीन के जनजीवन के बारे में किसके, एक आपके मेगास्थनी की इंडिका से मिलता है जानकारी, और दूसरा आपके यहाँ से जो स्तूप और ऐसे हैं, और तीसरा आपका हो जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ये सब चीज़ों से इनके बारे में जानकारी मौर्य काल की मिलती है। तो यहाँ पे कहा जाता है राजप्रसाद सीरिया राज की सूसा, जो कहा है कि राजप्रसाद जो सीरिया राज के सूसा और एटबटाना के जो है राजमहलों में अधिक सुंदर हैं। ये जो यहाँ के जो राजप्रसाद हैं ये सूसा और एटबटाना के महलों से अधिक सुंदर है। 5वीं शताब्दी में इन मेगास्थनीज ने कहा ये चीज़ें। तो 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य जो हुआ था, मेगास्थनीज के नहीं, जो विक्रमादित्य हुआ था जिसे सेकंड भी कहा जाता, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य उपाधि थी। तो भारत पर जो फायान आया था, विशाल स्तंभों पर आधारित शोभा देखकर, जो यहाँ के स्तंभ और पर आधारित शोभा को देखकर और लता पुष्प और बेलबूटों को अलंकृत ओबदार पालिश के कारण राजप्रसाद को अब जो यहाँ पे ओबदार पालिश के कारण राजप्रसाद के अपूर्व शोभा को देखकर दंग रह गए। यह सत्य है कि चमकदार पालिश के कारण राजप्रसाद धातु से बना अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण देव निर्मित जान पड़ता है। इफायान भी जो मौर्य के समय आया था, विक्रमादित्य के समय आया था, मेगास्थनीज मौर्य, दोनों ने इसकी बहुत प्रशंसा किया है। कुम्भकार में प्राचीन पाटलिपुत्र के मौर्य राजप्रसाद के अवशेष और उत्तर बुलंदी बाग में नगर के परकोटे या साला प्रकार के अवशेष 450 फुट लंबाई तक गए हैं। जो परकोटे होते हैं, शाला होती हैं, ये बाग में जो बड़े बड़े होते हैं, जो कहते नहीं लगाए जाते हैं इधर उधर, दीवार नहीं होते, परकोटा, इस तरह से नगर के परकोटे हैं। जो यहाँ पर मिली हुई सभा बहुत ही विशाल मंडप के जो सभा है वहाँ पे बहुत ही विशाल मंडप का मुख्य द्वार 10 स्तंभों की पंक्तियाँ और 80 स्तंभों युक्त विशाल स्तंभ मंडल है। तो एक जैसे कहते हैं स्तंभों पर लगा हुआ भवन होता है, वो वाला होता है जिससे पूरा तरफ खुला रहे। सभा भवन के कुछ स्तंभ खंडित दशा में हैं, जो नहीं जैसे आपके खंडित दशा में है। बराबर और नागुर्जनी पहाड़ी की गुफाएं आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक के पौध दरसत्र के गया के निकट बराबर नागार्जुनी पहाड़ी का निर्माण करा था। कहाँ पे, गया के निकट जो है आपके बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में। यह दोनों जगहों पर गुहा लेखों से प्राप्त होते हैं। बराबर की पहाड़ियाँ 2 गुफाएं जैसे मौर्य मूर्तिकला के जिसमें से सुदामा गुहा है और लोमेश गुफा है। तो सुदामा गुफा आपके लोमेश गुफा एक पढ़शालाएँ की शैली से निर्मित है। किससे, पढ़शालाएँ की। लोमश ऋषि गुफा है, प्रवेश द्वार उत्कीर्णन में बहुत अलंकृत है। ये आप पर प्रश्न आया भी है। और कौन सा अलंकृत होता है, लोमश ऋषि वाली। प्रवेश द्वार के दोनों पक्षों पर स्तंभों पर गोल जैसे प्रवेश द्वार जो बना है, दोनों पंखों पर दोनों तरफ तिरछे खड़े 2 स्तंभों पर गोल मेहराब है। बीच में एक स्तूप है और दोनों और क्या क्या है गया है, बीच में एक स्तूप को रखा गया तथा दोनों पार्श्वों में हाथियों पंक्तियों में अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पे आते हैं नागार्जुन पहाड़ी में गोपी गुफा की बस विशाल उत्कीर्णन हुआ है। इस दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ, क्योंकि इन्होंने इसी को ही दान में दिया था, गोपिका वाली गुफा को ना। इस गुफा की भीतरी दीवार पर मौर्यकालीन चमकदार पालिश पाई जाती है। ईंटों से निर्मित स्तूप है जो बौद्ध स्तूप है। अस्थि अवशेषों के ऊपर थूहा
और समाधि जैसे ऊंचे टीले का निर्माण वैदिक काल से ही युग से ही प्रारंभ हुआ है। इस परंपरा पर स्तूप निर्माण प्रचलन बौद्ध तथा जैन धर्म के साथ विकसित होता गया। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का जो गौतम बुद्ध थे उनकी अस्थियों पर कितने 8 स्तूपों का निर्माण किया, जिसके पश्चात इन्हीं अस्थियों को अशोक एकत्र करवाकर अपने समूचे राज्य में कितना 84 जो 8 स्तंभों का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम, तो उन्हीं की अस्थियों को एकत्र करवा के 84 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें कुछ ही स्तूप भग्नावशेष प्रकाश में आए थे, जिसमें से कुछ ही भग्नावशेष जो प्रकाश में आए थे। मौर्यकालीन स्तूप प्राय ईंटों से निर्मित और निम्नलिखित में से मौर्यकालीन स्तूप पाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। सारनाथ का धर्मराज का स्तूप पूछा जाएगा। धर्मराज का स्तूप किस समय का है? मौर्यकालीन। सांची का विशाल मौर्यकालीन। तक्षशिला का धर्मराज का तक्षशिला वाला जो है वो भी आपके मौर्यकालीन होता है। एक आपके सारनाथ में धर्मराज का है, एक तक्षशिला में है। तो यहाँ पे आते हैं फिर ये स्तूप प्राय ईंटों से निर्मित है, जिसका आकार कितना होता है? 16 गुणे 10 गुणे 3 आपके होता है। तो सांची में स्तूप ध्वस्त होने के कारण ऊपर शुंग काल के प्रस्तर पर विशाल स्तूप बनाए गए हैं। जब इनके सांची के स्तूप ध्वस्त हो गए, उसके ऊपर शुंग के पत्थर क्या किया गया? शुंग के पत्थर विशाल स्तूप बनाया गया, जो वर्तमान में भी देखा जाता है। सारनाथ स्तूप की केवल नींव ही शेष बची हुई है। इन्होंने नींव रखी थी ना सारनाथ की स्तूप की हर्मिका के चारों ओर लगी, जो एक पत्थर से बनी वेदिका है। तो आप लोगों को बताए हैं ना स्तूप का जो भाग 4 होता है, तो पत्थर से निर्मित जो एक मेधी या वेदी कहा जाता है, बताए हैं 4 भाग। इसके बाद मेधी या वेदी जैसे छाता होता है उस तरह से हमने आपको बताया था। इसके बाद हर्मिका ये वाला होता है, जो ये वाला, और इसके बाद छत्रावली होता है। तो यहाँ पे क्या बचा? हर्मिका के चारों ओर बता रहा है बनी वेदिका, एक पत्थर की बनी वेदिका जो नीचे होती है, चारों तरफ से रहेगी ना। अशोक के शिलालेख स्तंभ हैं, जो अशोक ने अपने समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े में 20 से 30 फीट ऊंचे स्तंभ खड़े करवाए हैं। क्या कराया है? एक ही पत्थर के टुकड़े से नीचे से ऊपर, जैसे आप लोगों को मंदिर एलोरा वाले काट के बनी है, उसमें अलग से नहीं जोड़ा, एक ही पत्थर से काट के कितना 30 से 50 फीट, एक ही पत्थर को काट कर 30 से, जैसे पत्थरों को जोड़कर कोई चीज़ निर्माण होता, लेकिन एक ही पत्थर से खड़े स्तंभ करवाए गए, जिसके कारण उत्कृष्ट पशु जिसपे क्या है? उत्कृष्ट पशु शीर्षक है। ये स्तंभ मोटे और ऊपर पतले हो जाते हैं, नीचे से मोटे, ऊपर क्या है? जो भाग के अंदर गढ़ा जाता है, जो भूमि के अंदर गढ़ा जाता है, यह अनगढ़ खुरदुरा और चौकोर होता है, परंतु जो भाग भूमि के ऊपर होता है वह सपाट। ये अंदर वाला जो है अनगढ़ खुरदुरा चौकोर होता है, लेकिन जो ऊपर रहता है वह सपाट गोल और एक चिकनी ओपदार पालिश होती है। किसी स्तंभ पर अशोक के ब्राह्मी लिपि के भी उत्कीर्णन है। स्तूपों के ऊपर शीर्ष पे हाथी, सिंह और बैल यानी पशु आकृतियां सजाया गया। क्या कौन से हाथी हैं, सिंह है, बैल है, आदि पशुओं को सजाया गया है। फायान और कौन? युवांग। तो यात्री वृत्तांत में अपने लेखों द्वारा स्तंभों की चर्चा किया। फायान 399 से कितना आया था? 413 में 6 स्तंभों का उल्लेख किया है, जिसमें 2 श्रावस्ती के। जब पूछा जाता है जेतवन का दान, क्या पूछा जाता है? जेतवन का दान कहाँ से होता है? नहीं सॉरी, माया देवी का स्वप्न ऐसे आता है तो जेतवन दान आता है ना, तो यहाँ जेतवन बिहार है। तो माया देवी का जो जेतवन बिहार हो गया, माया देवी का सब भरहुत से संबंध रखता है। तो यहाँ पे श्रावस्ती के जेतवन बिहार के द्वार के हैं। एक संकिसा में बिहार के पृष्ठभाग में एक था। कुशीनगर में वैशाली के मार्ग चौथा, जो वैशाली के मार्ग में चौथा स्तंभ लौरिया, और राज स्तंभ 5वां जम्मूदीप, 6ठा नीली नामक नगर का निर्माण सूची करने के लिए था। तो युवांग ने अशोक द्वारा 15 स्तंभों का उल्लेख में, युवांग जो था ये अपना बताता है। क्या? युवांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख, जो कतिपय और स्तंभ श्रावस्ती स्तंभ, कपिलवस्तु का स्तंभ,
रिकुछंद जो है बुद्ध स्तूप है सामने आया है। कपिल वस्तु में कनक मुनि बुद्ध का स्मारक स्तंभ, रुम्मन देवी स्तंभ, कुशीनगर का स्तंभ, कुशीनगर का दूसरा स्तंभ, सारनाथ के मार्ग में जो स्तंभ है सारनाथ स्तंभ है, वैशाली स्तंभ है, पाटलिपुत्र स्तंभ है, पाटलिपुत्र का दूसरा स्तंभ हो गया। इनके अनुसार जितने स्तंभ हैं युवांक के अनुसार, तो राजगिरी का स्तंभ महासाल में शीर्षक युक्त जो अशोक के सम्मुख था। तो यहाँ पे अशोक की सूचियों में क्या होता है, अशोक की सूची है जो स्तंभों की सूचियाँ, स्तंभों की सूचियों में क्या क्या है। अशोक के जो शिला स्तंभों को अशोक के लाट भी कहा जाता है। जो शिला स्तंभ है, ये जो शिला स्तंभ इसे लाट भी कहा जाता है। जब कभी पूछा जाएगा चाहे लाट हो चाहे शिला स्तंभ, तो दोनों एक ही हैं, इसी को कहा जाता है ना। ये स्तंभ स्थानों पर मिले हैं। सारनाथ स्तंभ जिस पर 4 सिंह, पहला तो आपका ये होता है जिस पे 4 सिंह होते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ये जो है वृषभ वाला युक्त है, कहाँ से, रामपुरवा वाला, ठीक है। रामपुरवा आप लोग पढ़ते हैं ना, ये वृषभ वाला होता है जो आपके युक्त होता है रामपुरवा सा, आप लोग देख रहे होंगे बैल है वृषभ वाला। तो ये दूसरा आपका, पहला तो आपने वाला पढ़ा शांति, दूसरा तीसरा आपके रामपुरवा जिला चंपारण बिहार में वृषभ वाला है, ये आपके नीचे जो लिखा था। और चौथा आपका हो जाता लौरिया, लौरिया नंदनगढ़ सिंह वाला है जो सिंह शीर्षक युक्त है। लिंग लीला गांव या निगलानी सागर में स्थापित है गांव में ये। तो ये जो लौरिया वाला होता है कहाँ पे, ये वाला है, ये वाला सिंह वाला होता है। साथ में 5वां आपका लिंगलीना गांव और निगलानी सागर में स्थापित है। इलाहाबाद स्तंभ जो पूर्व से कौशाम्बी में है। हाँ हम तो और बाद में अकबर द्वारा जो है प्रयाग से दुर्ग लाया गया। यहाँ पे क्या किया गया था, इलाहाबाद जो स्तंभ है पूर्व कौशाम्बी में था, और बाद में अकबर जो था कहाँ पे, इलाहाबाद स्तंभ जो पूर्व में कौशाम्बी में था और बाद में अकबर द्वारा दुर्ग में लाया गया। यहाँ दुर्ग में अब देखिए लौरिया अरदाज स्तंभ जिला, जो लौरिया अरदाज वाला पर 7वां ला हो जाता, जिला चंपारण बिहार में स्थापित है। 8वां रुम्मन देव जिसे लुम्बिनी में स्थापित है। अश्वर जो रुम्मन देवी वाला है लुम्बिनी जैसे कहते नहीं, आपका इनका जो है जन्म भी हुआ था लुम्बिनी में ना गौतम बुद्ध का, तो वही रुकमन देवी और आपके लुम्बिन चाहे कहे, तो वहाँ पे कौन है, घोड़ा वाला शीर्षक अश्व वाला हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा अशोक स्तंभ जो ये आपका कौन सा है, लौरिया सिंह वाला है। लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ है जो आपके सिंह वाला है ना, जो आप लोगों ने आगे देखा है। तो यहाँ पे आते हैं रड़िया गांव वाला में जो है जिला चंपारण में बिहार में पड़ता है। रड़िया गांव में तोपारा जिला अम्बाला में से प्राप्त, दिल्ली के जो क्या था, तो यही अभी कल वाली क्लास में आप लोग पढ़ा रहे थे। तोपारा जिला अम्बाला से प्राप्त है। अब दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्थापित कराया है। अब बसाड़ बखिया और कोल्हुआ स्तंभ जो है बसाड़ बखिया कहे, और आपके दोनों जगह आपके सिंह वाला हो जा। शंकिसा वाला जो शंकिसा का पूछा जाएगा, तो शंकिसा भाई हाथी को देख के आपको जरा सा संकोच तो होगा ही, इतना बड़ा, तो इस तरह से थोड़ा सी चीज़ें आपको याद रखना है। शंकिसा से कहाँ, गज हाथी वाला। तो शीर्षक युक्त लेख रहित है, क्या है, सिंह शीर्ष है होता है ये वाला, लेख रहित, इसमें कोई क्या यहाँ पे लिखा है, लेख रहित है। तो यहाँ से आते हैं 13वां है आपका 1356 से लेकर फिरोज शाह तुगलक मेरठ, जो 1356 में सुल्तान फिरोज शाह ने मेरठ मंगवा दिल्ली से, कहाँ पे, ये वाला दूसरा देखेंगे, यहाँ फिरोज शाह तुगलक मेरठ से मंगवा दिल्ली में उत्तर पश्चिम रिज पर स्थापित किया। एक तो वहाँ पे से मंगाया है डोगरा से, यहाँ देख रहे होंगे अम्बाला से कोटाला, कहाँ पे था, एक तो और था इसका ना, अभी अभी देखे कहाँ से मंगाया था, ऊपर आपने देखा 2 एक काम किया है, कहाँ चला जाता है कभी कभी। अम्बाला से जो मंगाया था यहाँ पे दिल्ली में स्थान, तो अम्बाला से जो मंगाया था वहाँ पे दिल्ली में स्थापित किया, हाँ यही तो था।
तो यहाँ पे स्तंभों की रचना पर आ जाते हैं, रचना पढ़ा देते हैं और काफ़ी लंबा है मौर्यकालीन। स्तंभों की रचना में एक ऊंची मध्यष्टि और डंडी और ऊपर शीर्षक लगाया जाता है। लाट की ऊंचाई कितना पूछा जाएगा, तो 40 से 50, जिसे आपका स्तंभ भी कहा जाता है, वही लाट है ना। अभी अभी आप लोगों ने देखा है। स्तंभ के नीचे पेदी भारी, जो स्तंभ के नीचे वाले पेदी भारी होती है, पत्थर की चौकी जो छेद में काट कर फंसाई जाती है। और लाट के ऊपर पशु की आकृतियां शीर्षक पर 4 शीर्षक जिस पर 4 महाआंजे पशु की मूर्तियां स्थापित की जाती है, जिसमें से अश्व होता, सिंह होता, वृषभ और गज। तो आप लोगों ने शंकिसा से ये वाला देखा है, और सिंह वाला आपके जो है बसीड़ा से भी मिलता है, और आपके यहाँ से भी रामपुरवा से भी। तो अश्व मिला है, तो यही आप लोग हाथी भी है जो आपके मिला है। तो बसाड़ से आपके सिंह वाला मिला है, यहाँ देख रहे होंगे, और साथ में लौरिया वाले से मिला है, यहाँ से सिंह वाला, और शंकिसा से हाथी मिला है। अश्व वाला भी आपके कहाँ से मिलता है, अभी देखते हैं। यहाँ अश्व वाला यहाँ रुंगमंदी। तो सभी यही सभी तो है ना, और कोई तो नहीं है। तो यही आपको जब कभी आ जाता है, इसीलिए हम पीछे ले गए थे आप सभी को, कि जब कभी आ जाता है तो उसमें से एक जानवर दूसरा दे देता है, तो आप कहता कौन सा नहीं है, कहता है ना। तो वही आपके वही सब याद रखना आपको। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये गज है। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ वाले स्तंभ के गोल अंड भाग पर 4 महाआंजे पशु आकृतियां हैं और छोटे छोटे धर्म चक्र हैं। इन पशुओं का अंकन परंपरा अति प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता ने इस पशुओं का अंकन पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, पाया जा रहा पशु आकृतियों की महत्ता क्या किया गया है। महत्ता बौद्ध मान्यता के अनुसार अनवरत सरोवर के 4 स्रोतधारों के 4 पशु रक्षक है, चारों पशु रक्षक है ना। इनके अनुसार इन बुद्धों में जन्म, कुल, निष्क्रमण और राशि का प्रतीक भी माना जाता है। अब जब आता है धर्म चक्र, किससे, बौद्ध धर्म से आता है ना। तो यहाँ पे निष्क्रमण और राशि का प्रतीक भी माना जाता है। चारों ये पशु 4 है, दिशाओं के प्रतीक होते हैं, जिसमें से गज, ये वाला देखिएगा, अगर पूछ लिया जाएगा जो हाथी है किससे, पूर्व वाला, तो एकदम विशाल, जब आपका सूरज निकलता है तो एकदम विशाल होता, हाथी भी बहुत विशाल होता है। तो इस तरह से आप लोग वृषभ यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे वृषभ कहाँ, पश्चिम में, सिंह उत्तर का, और अश्व जो है दक्षिण का। तो कहाँ पे अश्व आपके दक्षिण का, और सिंह उत्तर का, और वृषभ आपके पश्चिम का होता है। ये चारों आपके दिशाओं के होते हैं। ये चारों दिशाओं में आकृतियाँ, बीच बीच में एक धर्म, ये क्या है, धर्म चक्र की आकृति भी, जो चक्रवर्ती सम्राट के चक्र का प्रतीक होता है। अब देखिए, आधार पर 4 सिंह पीठ जोड़कर 4 दिशाओं के मुंह किए हैं। इन सिंहों के अंग प्रत्यंग गठीले, अनुपात युक्त और सजीव गर्जना करते हैं। ये सिंह सम्राट के चतुर्गिक शक्ति का प्रतीक उपस्थित करते हैं। इन शीर्षों पर महाचक्र स्थापित है, 32 अरों वाले। यहाँ तक पढ़ाएंगे, अंग वाला कल पढ़ा देते हैं। यहाँ पे देते 32 अरों वाले जो है, इस चक्र को धर्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसका उद्घोष 4 सिंहों के द्वारा होता है, अर्थात राज शक्ति के द्वारा चतुर्गित किया जाता है। इस प्रकार सारनाथ का सिंह स्तंभ न केवल शिल्प सौंदर्य की दृष्टि, वरन इसमें अंतर्भाव और दृश्य भी अद्वितीय। मौर्यकालीन उत्कृष्ट मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण सारनाथ से पाया जाने वाला अशोक शीर्ष स्तंभ सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। कहाँ पे, जो यहाँ पे सारनाथ में पाया जाने वाला अशोक स्तंभ है, कहाँ पे, सारनाथ, जो उसी जगह से भी प्रश्न है, तभी इसीलिए बार बार इस चीज को बता रहे, कहाँ पे है, सारनाथ वाले में। यह महाकाव्य शिल्प, ये कहा जाता है, यह महाकाव्य शिल्प कृति पूजन की दृश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका शीर्ष से 50 फीट, कितना पूछा जाता, 50 फीट ऊंचे स्तंभ के सिरे पर रखा गया। किसी प्राकृतिक दुर्घटना यह गिर गया और कुछ क्षतिग्रस्त होकर सुरक्षित बच गया, कुछ बचा है, बाकी सब। अब स्तंभ देखते हैं, अभी तो काफ़ी लंबा है,
ये देखते हैं, थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं। इसको कल पढ़ाते हैं। अभी हम इसका पीडीएफ देखते हैं कितना है। 2 दिन कर देते हैं तो ठीक रहता है। हाँ, 2 दिन करेंगे, अगली क्लास में रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोगों को वीडियो देखने में दिक्कत होती है और समझ में नहीं आता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को धन्यवाद जो हमारे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।